नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए घर उपन्यास का 8वां अध्याय। लेखक है विभूति नारायण राय जी। टॉयलेट में पप्पू बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन कितनी देर तक बैठता। बिन्नी अगर ट्यूशन पढ़ने आ जाती तो शायद कुछ बचत होती, लेकिन बिन्नी भी आज देर कर रही है। लगता है विनोद भैया अभी ऊपर गए हैं और शायद वह भी छत पर ही होगी। पप्पू को विनोद और बिन्नी का वो प्रकरण याद आ गया जब वह छत पर जाकर के उनको एक साथ देख लिया था। पूरी तरह सन्न हो गया था। पप्पू जड़ बन गया और एक जगह खड़ा होकर सुनने की कोशिश करने लगा। अंधेरे में उसे कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे इतना तो साफ समझ आ गया था कि वहां विनोद और बिन्नी थे। ना दिखाई पड़ने के बावजूद उसका शरीर लकड़ी की तरह कड़ा हो गया था और वह चुपचाप जीने से उतरकर नीचे आ गया। इस दृश्य की कल्पना मात्र से ही एक बार फिर उसका शरीर अकड़ गया। वहां ज्यादा देर बैठने पर मुंशी जी टूटे शीशे को बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ में अभी भी चेहरे पर बचे कुचे बालों को खरोचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही साल पहले तक तो पप्पू इस बात पर हंसता था। मुंशी जी महीने में 2 से ज्यादा ब्लेड इस्तेमाल नहीं करते। नया ब्लेड आने पर शुरू के 2-3 दिन तो उनकी दाढ़ी ठीक से बन जाती थी। बाद में जैसे जैसे ब्लेड पुराना पड़ता जाता, वे 4-4, 5-5 बार पानी में ब्रश भिगो कर चेहरे पर फिराते और सेफ्टी रेजर चलाते। लगता है ब्लेड अब बहुत पुराना हो गया और मुंशी जी के लाख कोशिश करने पर भी ठुड्डी के आसपास के बाल निकल नहीं पा रहे थे। उन्हें भिन्न भिन्न अदाओं में दाढ़ी बनाते देखकर पप्पू कितना हंसा करता था। चाय का गिलास हाथ में लेकर मुंशी जी हंसने का असफल प्रयास करते और डांट कर उसे पढ़ने बैठने को कहते। अब भी मुंशी जी को दाढ़ी बनाते देखकर पप्पू की आंखों में कभी कभी चमक आ जाती, लेकिन जितनी तेजी से चमक पैदा होती उससे कहीं ज्यादा तेजी से बुझ जाती। आज उसने कनखियों से मुंशी जी की ओर देखा, इस डर से कि कहीं मुंशी जी से आंखें ना मिल जाएं। वह नजरें झुकाए झुकाए आंगन के एक कोने से मिट्टी उठाकर नल के नीचे बैठकर हाथ मटियाने लगा। एकाएक किसी शीशे के बर्तन के फूटने की आवाज आई। पप्पू ने चौंक कर देखा। नल के पास उसने जो चाय का गिलास रख दिया था वही राजकुमारी के पैर से टकराकर टूट गया। अपराध बोध से उसका सिर फिर झुक गया। हालांकि वह जानता है कि मुंशी जी पहले की तरह अब तो ना उठकर ताबड़तोड़ उसकी धुनाई करेंगे और ना ही देर तक गुस्से से बड़बड़ाते रहेंगे। फिर भी चारों तरफ फैला हुआ यह सन्नाटा बोझिल हो गया। क्या टूटा? धीरे से मुंशी जी बुदबुदाए। किसी ने उत्तर नहीं दिया। राजकुमारी झाड़ू ले आई। वह बैठकर कांच उठाने लगी। पप्पू अनावश्यक रूप से नल के बहते पानी के नीचे हथेलियां उलटता बुलटता रहा, फिर एकदम से उठकर बाहर निकल गया। जाड़े की धूप आंगन तक तो आ गई, लेकिन अभी तक गली की हद में नहीं पहुंची थी, इसलिए गली अभी ठिठुर रही थी। पप्पू ने सिर्फ पजामा कमीज पहन रखा था। उसे ठंडक लगने लगी थी। उसने हथेलियां रगड़ते हुए तेज चाल से गली पार की और सड़क पर आ गया। सड़क के कुछ हिस्सों पर धूप छोटे छोटे टुकड़ों में नाच रही थी। धूप के एक वृत्त में खड़े होकर उसने घरमाहट ली। पिछले हफ्ते मुंशी जी ने उसे इम्तिहान की फीस जमा करने के लिए 40 रुपए दिए थे। उनमें से 3-4 रुपए अभी भी उसकी जेब में थे, यानी अभी 2-3 दिन तक आराम से बैठकर वह चाय पकौड़ी खा सकता था। पिछले साल इतना ही पैसा लगभग 1 महीने चला था। इस साल कम चला क्योंकि कई दिन पप्पू को अनिल दादा और उसके दोस्तों को भी खिलाना पड़ा। कल अनिल दादा को पूरी 1 पैकेट सिगरेट खरीदकर भी उसी ने दी थी। सामने सीताराम की दुकान पर उसका छोकरा धीरे धीरे भट्टी की आग सुलगाने के लिए पंखी जल रहा था। वहां जाना ठीक नहीं था क्योंकि सीताराम की दुकान पर विनोद का अड्डा था और थोड़ी देर बाद ही उसके पहुंचने की पूरी संभावना थी। इसलिए पप्पू शंकर की दुकान की ओर बढ़ा। उधर बाईं तरफ दूर पर आड़ में एक दुकान थी, जहां फिलहाल न विनोद द्वारा देखे जाने का भय था और न मुंशी जी द्वारा। विनोद तो खैर देख भी लेगा तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर मुंशी जी देख लेंगे तो जरूर भाग जाएंगे। उन्हें यह पता है कि पप्पू के पास दुकान पर चाय वाय के लिए पैसे 2-3 तरह से ही आ सकते हैं। या तो वह चोरी करे, या स्कूल की फीस न जमा करे, या किताब कॉपी बेच दे। चोरी का तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से मुंशी जी की जेब में कुछ नहीं रहता।
पहले जरूर पप्पू माँ या मुंशी जी की आंखें बचाकर किसी कील या खूंटी पर टंगी मुंशी जी की कमीज से पैसा चुरा लिया करता था और उसके लिए पकड़े जाने पर बुरी तरह पीटा जाता था। माँ या मुंशी जी द्वारा उस बहुत सख्त निगरानी रखने पर भी कई कई दिन तक उसके माथे में एक भी पैसा उसके हाथ ना लगता। तब वह स्कूल की फीस बचाकर सिनेमा देखता या होटलबाजी करता और नाम कट जाने पर स्कूल जाने के लिए निश्चित समय पर घर से निकलता और दिन भर मटर गश्ती करने के बाद निश्चित समय पर घर पर वापस आ जाता। 2-1 महीने बाद भेद खुलने पर बेतहाशा धुनाई भी हो जाती। रात को माँ एक एक अंक सेकती और रोती और सुबह विनोद जाकर उसका नाम फिर से लिखवाता। बाद में उसका स्कूल छूट गया और पप्पू को खर्च करने के लिए पैसे मिलना धीरे धीरे मुश्किल हो गया। अब या तो अपने से काफ़ी बड़े उम्र के लड़कों पर पैसों के लिए निर्भर करता, जिसके कारण अक्सर गली के लड़के उसे चिढ़ा चिढ़ा कर रुआंसा बना देते, और या फिर इम्तिहान की फीस जमा करने जैसा कोई इक्का दुक्का मौका मिल जाता है। जब उसकी जेब में कुछ पैसे होते हैं, वह उनसे एक आध सिनेमा देखने और 2-3 दिन किसी चाय की दुकान पर बैठने का शौक पूरा करता। पिछले साल की इम्तिहान की फीस जमा करना चाहता था, लेकिन जिस दिन वह स्कूल की फीस लेकर गया उस दिन किसी मास्टर के मरने से स्कूल बंद हो गया। पप्पू जेब के पैसों की गर्मी से सिनेमा चला गया, जिसमें 2.5 रुपये खर्च हो गए। इतनी हिम्मत थी नहीं कि मुंशी जी से मांगता। कई दिन घात लगाने के बाद भी मुंशी जी या विनोद की जेबों में से कुछ नहीं मिला। जेब में पैसे के लिए वह कितने दिन तक घूमता, लिहाजा धीरे धीरे सारे पैसे खर्च हो गए। बोर्ड का रिजल्ट निकलने पर उसके बताए काल्पनिक रोल नंबर की तलाश में मुंशी जी बेचैन हाथ कितनी बार अखबार पर ऊपर नीचे घुमाते रहे, फिर थककर हवा में झूल लग गया वह अखबार। उन्होंने पहले की तरह ना किसी को कोसा ना डांटा, चुपचाप मेरिट लिस्ट में छपे लड़कों का नाम पढ़ने लगे। लेकिन उनकी आंखों में कुछ था जिसे देखकर पप्पू ने मन ही मन प्रतिज्ञा की थी कि अगले साल खूब जमकर पढ़ेगा और अपनी नालायकी की छाप मुंशी जी के मन से मिटाकर रहेगा। लेकिन यह साल भी पिछले साल की तरह बीत गया और इस बार इम्तिहान की फीस जमा कराने का वक्त आया तब उसके मन में कोई दुविधा ही नहीं थी। इस बार जेब में पैसे लेकर वह स्कूल की तरफ गया ही नहीं, सीधे सिनेमा हॉल की तरफ मुड़ गया। वैसे भी इम्तिहान देकर करेगा क्या, पास तो होना नहीं है। यह उसका हाई स्कूल का 3रा साल है। एक बार रेगुलर के रूप में बैठकर वह फेल हो चुका है, तो दूसरी बार प्राइवेट कैंडिडेट के इम्तिहान फीस न जमा करके इम्तिहान से मुक्ति पा चुका है। इसलिए इस बार इम्तिहान में फिर न बैठने का कोई दुख नहीं होता। वह शंकर की दुकान तक पहुंच गया था। वहां बाएं हाथ मुड़ा था। एक उचाट सी निगाह उसने शंकर की दुकान की तरफ डाली, जहां अभी कोई ग्राहक नहीं पहुंचा था और शंकर भी दुकान पर नहीं था। जिंदगी में अगर पप्पू किसी से सबसे ज्यादा नफरत करता है तो वह है शंकर। शंकर की दुकान के सामने से गुजरते हुए उसे अपने अंदर आग का एहसास होने लगता। वह और भी छोटा होता। उसके मन में वहां गुजरते समय इच्छा जगती कि शंकर की दुकान पर इस तरह से पत्थर फेंक कर भागे कि पत्थर सीधा उसकी खोपड़ी पर जाकर टन से लगे। हालांकि कभी वह अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सका, लेकिन उसके मन में बार बार यह इच्छा जरूर उठती और आज भी उठी। उसने नफरत से दुकान के अंदर देखा। अंदर शंकर का सबसे छोटा लड़का गणेश बैठा था। गणेश पप्पू के साथ ही पढ़ता था। पप्पू उसे हमेशा गोबर गणेश कहकर अपने मन में खुश होता। कई बार खेल खेल में पप्पू से जबरदस्ती उलझ जाता और एक आध बार उसने तो उसकी पिटाई भी की थी। हर बार गणेश को गाली देते या पीटते समय पप्पू को एक क्रूर सुख का अनुभव होता। पप्पू की आंख गणेश से मिल गई। उसे लगा गणेश ने उसे रुकने का इशारा किया है। जरूर बच्चों को हिंदी की किताब चाहिए होगी। पप्पू ने खुद उसे उस दिन हिंदी की किताब सेकंड हैंड में बेचते देखा था। अब उसकी हिम्मत फिर से शंकर से पैसा मांगने की तो पड़ रही नहीं होगी। शंकर जैसा कंजूस दोबारा पैसा देगा भी नहीं और स्कूल में फीस मास्टर साहब रोज किताब के लिए छड़ी लगाते होंगे। और देखो बेटा पिक्चर, किताब बेचकर पप्पू ने उपेक्षा से मुंह बिचकाया और आगे बढ़ गया। पप्पू को एक ना एक दिन इस शंकर के बच्चे से बदला जरूर लेना है। उसे आजकल अनिल दादा की संगति इसलिए भी और ज्यादा पसंद आ रही है क्योंकि अनिल दादा इधर फिल्मी स्टाइल की कोई रोमांचक कारगुजारी करना चाहता था। पप्पू ने ही उसे बताया था कि अगर शंकर की दुकान को लूटा जाए तो कम से कम 10,000 रुपये मिलेंगे। उतनी छोटी दुकान पर 10,000 रुपये मिलने की बात अनिल दादा के गले आसानी से उतरी नहीं, लेकिन उसके बाद में मान लिया क्योंकि पप्पू ने खुद शंकर को कई बार 100-100 के नोटों की गड्डियों को गिनते हुए देखा है।
पप्पू के अलावा और भी कई लड़कों ने देखा है। वे सभी वही लड़के हैं जिनके माँ बाप अक्सर शंकर के हाथों जलील होते रहते हैं। आजकल अनिल दादा पप्पू और दूसरे लड़कों के साथ शंकर को लूटने की स्कीम पर बहस करता रहता है। 2-3 छुरों का इंतजाम हो गया, बस एक पिस्तौल की जरूरत है। काले कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर पार्क में ही वन भैरव शैली की नकाबें बनाई गई। आज अनिल दादा अपने साथ कुछ और हथियार और होशियार किस्म के लोगों को लेकर आने वाला था और उनके साथ बैठकर योजना को अंतिम रूप देना था। पिछले कई महीनों से अनिल दादा के साथ मिलकर यह योजना बना रहा है। दरअसल अनिल दादा ने एक फिल्म देखी थी जिसमें 4 नकाबपोश लड़के मिलकर एक बैंक लूटते हैं। तब से वह इसी स्कीम पर काम कर रहा है। उसने पप्पू को भी कई बार यह फिल्म दिखाई थी। पप्पू इस समय अनिल दादा का काफी नजदीकी हो गया है। अनिल दादा मोहल्ले भर का दादा है। पप्पू की उम्र के लड़के या तो उससे डरते हैं या उसके साथ ही ललायित रहते हैं। छोटे मोटे दुकानदार भी उससे जल्दी नहीं उलझते। पिछले कई सालों से वह हाई स्कूल का इम्तिहान दे रहा है। स्कूल छूटने के बाद पप्पू अनिल दादा के करीब आ गया। पप्पू ने ही शंकर की दुकान लूटने का आइडिया दिया था। तब से वह और करीब आ गया। आजकल वे लोग पार्क के किनारे पर बैठते हैं, आपस में फुसफुसाकर बातें करते हैं। अंधेरा होने पर बस्ती के बाहर सड़क पर टहलने निकल जाते हैं और देर तक टहलते हुए किसी पुलिया पर बैठकर योजनाएं बनाते हैं। और योजना बनाते बनाते अक्सर पप्पू का मन रोमांच से भर उठता है। आजकल उठते बैठते सोते जागते हुए अपनी को आंखों पर वन भैरव की तरह पट्टियों पर नकाब बांधे हाथ में पिस्तौलिये महसूस करता है। एकाएक अपने को चारों तरफ से हथियारबंद खूंखार नौजवानों से घिरा देखकर थुलथुल शंकर कैसे घबराएगा, किस तरह रोनी सूरत बनाएगा, सोच करके मन ही मन खुश होता है। शंकर की दुकान पीछे छूट गई और वह चाय की दुकान तक पहुंच गया। उसने 100 ग्राम जलेबी खाई, फिर पानी पीकर गिलास में उंगलियां डुबोकर धोई। उसका मन वहां बैठने को था नहीं। वह जल्द से जल्द अनिल दादा तक पहुंचना चाहता था, लेकिन अनिल दादा अभी पार्क में आया नहीं होगा। उसने गर्म चाय ली और धीरे धीरे पीने लगा। कुछ देर तक वहां बैठने के बाद जब उसे लगा कि शायद अनिल दादा पार्क में आ गया है, वह उठा, दुकानदार को पैसे दिया और पार्क की तरफ चल दिया। पप्पू आज शायद रोज के मुकाबले पहले पार्क पहुंच गया था। अभी तक पार्क लगभग खाली था। खास तौर से वह कोना जहां अनिल दादा अपनी टीम के साथ बैठता था पूरी तरह खाली था। दिसंबर की गुनगुनी धूप ने पार्क के हर कोने को घेर लिया था। वहां बैठने में जो सुख था उसने ना चाहते हुए भी पप्पू को अपनी तरफ खींच लिया। पप्पू पार्क के कोने में जाकर बैठ गया। उसके और उसके साथियों के लिए यह कोना इसलिए था क्योंकि वे लगभग रोज ही वहीं बैठते थे और उनकी बदमाशियों की वजह से मोहल्ले का कोई बुजुर्ग या महिला वहां बैठने की हिम्मत नहीं करते। पप्पू उबा सा बैठा जमाइयां लेता रहा। धूप की गर्माहट ने और ऊब ने ऐसा माहौल पैदा किया कि वह लेट गया और धीरे धीरे ऊँघने लगा। एक कुत्ता आकर उसके पास बैठ गया, उसका पैर चाटने लगा। उसने लेटे लेटे ही उस पर एक लात जमाई। कुत्ता उठकर दूसरी तरफ मूंगफली वाले के पास चला गया। पार्क में उसके अलावा 2-3 खोमचे वाले भी थे जो ग्राहकों के अभाव में रेलिंग के सहारे बैठकर बतिया रहे थे। कुछ आवारा गायें और बकरियां और मोहल्ले के एक रिटायर्ड रेलवे गार्ड थे जो सामने अखबार फैलाए कितनी देर से बैठे बैठे ऊँघ रहे थे। पप्पू जहाँ बैठा था वहाँ घास काफी सख्त थी। दूसरी तरफ नर्म हरी घास का टुकड़ा दिखाई दे रहा था। पप्पू का मन हुआ उठकर वहां चला जाए, लेकिन वहीं बैठे बैठे वह थोड़ी ही देर में सो गया। पप्पू की नींद खुली तब तक कई लड़के उसके इर्द गिर्द आकर बैठ चुके थे। कुछ लड़के रोज की तरह अपनी क्लासों से भागकर आए थे, कुछ पप्पू की तरह थे जो फीस उड़ा गए थे और नाम कट जाने की वजह से बजाय स्कूल जाने के पार्क में बैठने लगे थे। जब तक उनके माँ बाप को इस बात का पता नहीं चलेगा और अच्छी तरह कुटाई नहीं होगी, फिर फीस जमा करके उसका नाम नहीं लिखवाया जाएगा, तब तक वे यहाँ आते ही रहेंगे। वे किसी फिल्मी हीरोइन के रोमांस के बारे में आधिकारिक ढंग से बातें कर रहे थे। पप्पू बिना उत्सुकता से उनकी बातें सुन रहा था। अनिल दादा अभी तक आया नहीं था। आजकल पप्पू को सिर्फ उसी की बातों में मजा आता है। थोड़ी देर में अनिल दादा भी आ गए। उसके साथ एक और दुबला पतला मरियल सा लड़का था जिसने मैली सी पैंट और गंदी फटे कॉलर वाली कमीज पहन रखी थी। पप्पू को निराशा हुई। उसे उम्मीद थी कि आज अनिल दादा अपने साथ पूरे गैंग को लाएगा जिसकी अक्सर वह डींगे हाँकता है। आया भी तो सिर्फ एक आदमी के साथ, वह भी किसी मरियल, जैसे किसी साइकिल के पंक्चर जोड़ने की दुकान का मिस्त्री हो। पप्पू का ख्याल सही निकला।
बाद में जब अनिल दादा ने पप्पू की आंख का इशारा किया, वे उठकर बाकी लड़कों से अलग बैठ गए। तब पप्पू को पता चला कि वह सचमुच कटरे में साइकिल रिक्शा के पंक्चर जोड़ने की दुकान चलाता है। अनिल दादा और मिस्त्री फुसफुसाकर बात करने लगे। पप्पू को मिस्त्री की क्षमता पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन जब अनिल दादा ने उसके कई किस्से सुनाए तो उसे विश्वास हो गया कि वह सचमुच कुछ दादा किस्म का आदमी है। अनिल दादा ने मिस्त्री की आंखों में इशारे से शंकर का घर दिखाया। मिस्त्री ने बड़े अनुभवी ढंग से चारों तरफ का मुलाहिजा किया। उसने इस ढंग से कुछ सवालात किए जिससे यह साबित होता था कि उसे इस तरह की वारदातों में शरीक होने का काफ़ी अनुभव है। पप्पू कुछ अविश्वास से और अनिल दादा पूरे विश्वास से उसके जवाब देते रहे। उन्होंने पूरी स्कीम फिर से एक बार दोहराई। हालांकि यह स्कीम सैकड़ों बार दोहराई जा चुकी है, लेकिन पप्पू पूरी उत्तेजना के साथ एक एक तफसील सुनता रहा और अपने सुझाव देता रहा। मिस्त्री अनुभवी आदमी की तरह हथियारों की बातें करने लगा। हालांकि अनिल दादा ने भी कई बार कहा था कि उनके पास एक रामपुरी चाकू और एक पिस्तौल है, लेकिन उसने कभी दिखाया नहीं था। पप्पू एक बार पिस्तौल देखना चाहता था। मिस्त्री ने आश्वासन दिया कि उसे पिस्तौल जरूर दिखाएगा। वह लूट में खुद पिस्तौल लेकर शरीक होना चाहता था, लेकिन चूंकि पिस्तौलें सिर्फ 2 थी, इसलिए तय हुआ कि पिस्तौल सिर्फ अनिल दादा और मिस्त्री के पास रहेगी। पप्पू को रामपुरी चाकू दिया जाएगा और दूसरे लड़के भी चाकू रखेंगे। दूसरे लड़कों की लिस्ट पहले की तरह फिर से बनाई गई। मिस्त्री ने अपने साथ एक लड़का लाने की बात की। पहली लिस्ट में शामिल लड़कों में से कुछ के बारे में पप्पू का ख्याल था कि वे कायर है, कुछ को अनिल दादा डरपोक समझता था। लिहाजा पहले कई बार की तरह एक बार फिर लड़कों के नाम काटे गए, कुछ एक जोड़े गए। मिस्त्री को जल्दी थी। वह बार बार शिकायत कर रहा था कि अनिल दादा उसे धंधे के टाइम से उठा लाया था। कई बार उसने उठने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई बात निकल आती और वह रुक जाता। अंत में वह उठ खड़ा हुआ। जाते जाते पप्पू ने बड़ी अजीजी के साथ उसे पिस्तौल दिखाने का वादा करा लिया। तय हुआ कि शाम को अनिल दादा पप्पू को लेकर उसके घर जाएगा, वहीं वह पप्पू को पिस्तौल दिखाएगा। पप्पू पिस्तौल देखने के विचार से ही रोमांचित हो गया। चलते चलते मिस्त्री अनिल को पप्पू से थोड़ा हटकर एक किनारे ले गया। वे फुसफुसाकर कुछ बातें करने लगे। बीच बीच में पप्पू की तरफ देखकर उनकी आंखों में शरारत भरी चमक तैरने लगी। वे जिस तरह बीच बीच में मुस्कुराते और एक दूसरे की तरफ देखते मटकाते, पप्पू उनके बीच रही बातों को काफ़ी हद तक अंदाज लगा रहा था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। काफ़ी लड़के उसके आसपास बातचीत में मशगूल थे, इसलिए उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया। अगर किसी ने देख लिया तो मोहल्ले भर में लड़कों में बात फैल जाएगी। वैसे भी लड़के उसके और अनिल दादा के संबंधों को लेकर उसे कितना चिढ़ाते हैं। पहले तो रुआंसा हो जाता था, लेकिन अब उसे अच्छा लगता है। मिस्त्री चला गया। अनिल दादा पप्पू के पास आकर बैठ गया। पप्पू का मन क्षोभ से भरा हुआ था। वह दूसरी तरफ देखता रहा। उसने दादा से कई बार साफ साफ कह दिया कि वह उसके साथ तो तैयार है, लेकिन उसके दोस्तों के साथ नहीं। लेकिन उसके बावजूद पप्पू को अनिल दादा बीच बीच में अपने दोस्तों के पास ले जाता रहा। 2-1 बार पप्पू ने साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन अनिल दादा ने अपने उसके संबंधों की बात मुंशी जी को बताने की धमकी देकर उसका प्रतिरोध तोड़ दिया। अनिल दादा ने पप्पू से बात करने की कोशिश की, लेकिन पप्पू उसकी बात को न सुनने का बहाना किए हुए दूसरी तरफ देखता रहा। अनिल दादा झल्लाकर उठा और थोड़ी देर दूर पर बैठे हुए दूसरे लड़कों के साथ बैठ गया। पप्पू अब अकेला रह गया। धूप अब काफ़ी तेज हो गई थी। पप्पू ने अंदाजा लगाया 11 से कम क्या बजे होंगे। उसे काफ़ी तेज भूख लगाई। उसने उठकर घर जाने का इरादा किया, लेकिन आलस में बैठा रहा। क्या करेगा घर जाकर? उसके खाने या ना खाने का किसी पर क्या असर पड़ेगा? मुंशी जी खाकर निकल गए होंगे, विनोद नहा रहा होगा, या हो सकता है वह भी खा पी कर निकल गया हो। राजकुमारी उसके लिए एक थाली में खाना निकालकर खुद खा लेगी। उसका खाना पड़ा रहेगा। जिस दिन वह दिन में नहीं खाने जाता, उस दिन शाम को बर्तन मांजते समय राजकुमारी उसका खाना गली में फेंक आती। वहाँ आवारा कुत्ते उसे खा आते। ना कोई उससे दिन में खाना खाने की वजह पूछता, ना किसी को वह बताता। जब उसके खाने न खाने का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो वह क्यों जाए घर? अभी भी उसकी जेब में कुछ पैसे थे। वह किसी चाय की दुकान पर बंद मक्खन खाकर चाय पिएगा। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि किसी छुट्टी के दिन मटर गश्ती करने में बहुत देर हो जाती थी, लेकिन घर पहुंचने पर हमेशा माँ इंतजार करती मिलती थी। पहुंचते ही उसकी पिटाई करती, फिर नहलाकर अपने साथ खाने बैठाती। मुंशी जी घर में मौजूद होते तो वे भी खाना खाने के पहले बाद में उसे 2-1 हाथ लगाते। राजकुमारी भी अभी हाल तक तो उसके खाना ना खाने पर कितना खोद विनोद करती। पप्पू के रूखे ढंग से जवाब देने पर मुंशी जी से शिकायत करने की धमकी देती।
अब तो वह भी कुछ नहीं कहती। कई दिनों तो लगातार दोनों वक्त का खाना फेंकना पड़ता, लेकिन इस बात का पता सिर्फ राजकुमारी और पप्पू को रहा है। न विनोद को पता चला और न मुंशी जी को। पप्पू चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर में अनिल दादा उठकर फिर उसके पास आए। उसने उसे खुश करने के लिए टोस्ट मक्खन खिलाने की बात कही। पप्पू को मालूम है था कि अंत में उसे अनिल दादा की ही बात माननी पड़ेगी। उसे खूब जोरों से भूख भी लगी थी, अतः वह उठ खड़ा हुआ। पार्क के अंदर एक रेलिंग के सहारे अनिल दादा की साइकिल खड़ी थी। अनिल दादा ने साइकिल का ताला खोला और पप्पू को साइकिल थमा दी। पार्क के बाहर निकलने पर वह आगे डंडे पर बैठ गया। पप्पू साइकिल चलाने लगा। मोहल्ले की किसी चाय की दुकान पर बैठना मुश्किल था, क्योंकि किसी भी समय मुंशी जी और विनोद उसे देख सकते थे। इसलिए उसने साइकिल पॉलीटेक्निक की तरफ मोड़ ली। थोड़ी चढ़ाई थी, इसलिए पप्पू जल्दी ही हांफने लगा। अनिल दादा ने उसे उतारकर आगे बैठा लिया और खुद चलाने लगे।